डिस्कस कर लूँ. सो आई एम एक्चुअली शेयरिंग द अदर slide. So okay, the permanent magnet DC motor that I wanted to discuss is the permanent magnet DC motor is where the motor poles are constructed out of the permanent magnets instead of the field circuit. तो कोई field circuit नहीं होता, उसकी बजाय हम permanent magnets के through poles जो है वो develop कर लेते हैं. And these poles are quite good in their performance typically for the smaller machines. तो छोटी machines के लिए तो बहुत अच्छा ये perform करते हैं. Obviously जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो इनका फ्लक्स और इनकी फ्लक्स क्रिएटिंग कैपेबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है, लेकिन आमतौर पे दे आर गुड magnets, and due to that, as they are good magnets, they provide a reasonably good magnetic field. And for smaller machines where the power is not much concern, 200 watt तक आप approximately 200 to 200 watts 250 watts इस रेंज तक जो है आप बड़ी आसानी से ऐसी मशीनें यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स लगे हों, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज कि जहाँ आपको बड़ी प्रैक्टिकल सी एप्लीकेशन हो, बड़ी टिपिकल एप्लीकेशन हो, वहाँ पे आपको फिर ओरिजिनल फील्ड वाला सर्किट ही लगाना पड़ता है. परमानेंट मैग्नेट्स में फील्ड करंट कोई नहीं होती, फील्ड सप्लाई भी कोई नहीं होती, and there is no field winding as well. So the result is that you are left with a very simple circuit, armature resistance और armature circuit, बात खत्म. ठीक है, तो हमने जो हमने मॉडल डिस्कस किया था ये लाइक दैट, तो इस मॉडल में ये जहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है और वी ए लिखा हुआ है, इसकी राइट साइड पे डायरेक्ट सप्लाई लगी होती है या वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोलर के बाद सप्लाई लगी होती है. ये फील्ड सर्किट कोई नहीं होता. सो देयर इज अ सिंगल सर्किट जिसमें आर्मेचर में करंट जा रही होती है. सो दिस इज ए गुड अल्टरनेटिव फॉर द स्मॉल मोटर्स. छोटी मोटर्स के लिए अच्छा जो अल्टरनेटिव है, लेकिन एज सुन एज द मोटर गेट्स बिगर और द थिंग्स बिकम पर्टिकुलर, जैसे कि डीसी सीरीज मोटर है, जब वो हो जाता है तो फिर आपके पास ये वाली मोटर एप्लीकेबल नहीं रहती. फिर आपको बकायदा वाइंडिंग वाली मोटर जो है जिसमें फील्ड वाइंडिंग होती है वही यूज़ करनी पड़ती है. ठीक है, सो दिस वाज वन टाइप ऑफ द मोटर एज वेल. और the last types of motors which we can discuss here is the DC compounded motors. You can look at the diagram, ये जो आपके सामने है, इसको अगर आप जज करो तो you would be able to identify and understand कि एक ही मोटर के अंदर दोनों फील्ड वाइंडिंग्स मौजूद हैं. RS और LS इंडिकेट कि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, और ये वाला डिफाइन करता है कि ये शंट फील्ड वाइंडिंग है. तो इसका मतलब ये है कि इस मोटर के अंदर सीरीज वाइंडिंग भी मौजूद है, शंट वाइंडिंग भी मौजूद है. सो इट्स ए हाइब्रिड और कंपाउंड मोटर जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज हैं. वी डू हैव some particular usage of this kind of motors, लेकिन असल मोटर्स जो हैं वो या सीरीज होती है या शंट होती है. सो लेट मी क्लियरली डिफाइन. शंट का अल्टरनेटिव जो है वो सेपरेटली एक्साइटेड है, उसके लिए दो सप्लाईज चाहिए होती हैं, लेकिन उसका बिहेवियर भी शंट जैसा ही होता है. तो मोटर्स दो ही हैं, या डीसी सीरीज मोटर है या डीसी शंट मोटर है. डीसी के अंदर ये जो कंपाउंड मोटर है ये कभी कभी और कहीं कहीं इस्तेमाल होती है. सो जब ये कंपाउंड मोटर भी बनाई जाती है तो इन शॉर्ट बनाई इस तरह से जाती है कि मिसाल के तौर पे उसकी सीरीज वाइंडिंग एक्चुअल वाइंडिंग है और वो बड़ी वाइंडिंग है,
और शंट वाइंडिंग बिल्कुल छोटी सी वाइंडिंग है और पतली सी वाइंडिंग है, वो थोड़ी सी कंपनसेशन के लिए यूज होती है। तो कंपाउंड मोटर इस तरह से इस्तेमाल होती है कि वो टिल्टेड होती है किसी एक तरफ, सीरीज की तरफ टिल्टेड होती है या शंट की तरफ टिल्टेड होती है। तो टिल्टेड होने का मतलब ये है कि जो दूसरी वाइंडिंग होती है वो बड़ी वीक और थोड़ी सी पावर और थोड़ी सी करंट कैरी करने वाली बनाई जाती है। असल मेन जो है वो वही बनाई जाती है जिस तरफ वो टिल्ट होती है। तो एग्जांपल उसकी मैं आपको देता हूँ कि चॉपर्स जो हैं घरों में जो यूज होते हैं, दे आर यूजुअली द डीसी सीरीज मोटर। लेकिन कुछ एक चॉपर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ थोड़ा सा पैरेलल वाइंडिंग भी होती है, एक वीक सी पैरेलल वाइंडिंग होती है, तो उसको सीरीज मोटर तो होती है लेकिन एक्चुअली वो कंपाउंड मोटर बन गई होती है। ठीक है, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर द कंपाउंडेड मोटर्स। आगे जो है एक दो चीजें जो हैं जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। ये वाला जो टॉर्क स्पीड कर्व है ये आपको आना चाहिए। ये जो लेफ्ट पे है टॉर्क स्पीड कर्व, ये डीसी शंट मोटर का है और ये बेसिकली ओमेगा यानी कि स्पीड और टॉर्क इंड्यूस्ड इसका बिहेवियर शो करता है। जीरो टॉर्क पे मैक्सिमम स्पीड है और मैक्सिमम टॉर्क पे स्पीड जो है वो कम होती चली जाती है। ऐसे ही अगर मोटर में आर्मेचर रिएक्शन हो तो फिर उस केस में हमारे पास ये होता है कि ये स्पीड इवेंचुअली बढ़ना शुरू हो जाती है। सो आई मे टॉक अबाउट इट लेटर। लेकिन नो आर्मेचर रिएक्शन वाली जो है यही है हमारे पास, ये चीज़ है। ठीक है, जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपको आना चाहिए वो this one. This is the torque speed characteristic of the DC series motor. So on the y-axis we have the speed and on the x-axis we have the torque. What we have is at zero speed we have the maximum torque, and when the torque reduces to zero or close to zero, the speed becomes enormously high. So it is always suggested that the DC series motor shall not be uh, operated without a load, because without a load its speed could become so high that that high speed can damage the mechanical parts of the motor and motor itself can become unusable. So you should be careful while using the DC series motor that it should always carry some amount of load, कुछ ना कुछ लोड जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस दे सके। Okay, having said that, I would get back to the question जो कि हमने last time किया था. I am going to complete that question. So let's have it. I repeat, हमने जो last time discuss किया था, let me define that हमारे पास बेसिक इक्वेशन ये है, EA2 ओवर EA1 इज इक्वल टू N2 ओवर N1, यही है बेसिक इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम मॉडिफाई कर करके यूज करते हैं। यहाँ N2 ओवर N1 लिखा हुआ है, ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1 भी आप कह सकते हैं। N जो है वो RPM की स्पीड होती है, ओमेगा जो है वो रेडियंस पर सेकंड में होती है स्पीड। ठीक है, इनके दरमियान मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है RPM को रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप बेसिकली 60 से डिवाइड करते हैं और 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसी का ऑपोजिट जो है वो आप यूज कर सकते हो फॉर द कन्वर्जन ऑफ रेडियन पर सेकंड इनटू द रेवोल्यूशंस पर मिनट। एनीवे, ये मेन इक्वेशन है, N2 इज इक्वल टू E2 ओवर E1 मल्टीप्लाइड बाई N1। हर जगह यही यूज होगी। मैंने आपको बताया 3 केसेस हैं। एक केस जो है ये जनरेटर का केस होता है, ये नो लोड कर्व आपको गिवन होता है। नो लोड कर्व दो तरह से गिवन होता है, या तो ये गिवन होता है आपको टेबल की फॉर्म में, या आपको सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यूज 2-3 दी होती हैं, उन्हीं से आप कैलकुलेट कर लेते हो, या
ग्राफ गिवन होता है। ठीक है, जो थर्ड केस है वो ये है कि आपके पास नो लोड कंडीशंस हो। तो पहला जो है नो लोड कर्व जो है ये जनरेटर का होता है। सो दैट मींस कि वही मशीन एज ए जनरेटर रन की गई है एक फिक्स स्पीड पे, तो जो वैल्यूज आई एफ और ई ए की आई हैं उनके थ्रू आप नो लोड कर्व को एक्सेस कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। जो थ्री है वो कंडीशन है जब आपकी मशीन एज ए मोटर काम कर रही है और उसका लोड कोई नहीं लगा हुआ। जब लोड नहीं लगा हुआ तो उस वक्त आई ई ए बिकम्स इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमने देखी है थ्री वाली जो है। जो सेकंड कंडीशन है वो आज हम देखेंगे, दैट ई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए। दिस इज यूज फॉर द लोडेड कंडीशंस ऑफ द डीसी मोटर्स। तो अगर डीसी मोटर लोडेड है तो फिर ये वाली इक्वेशन ई ए फाइंड करने के लिए यूज होती है। सो हमने लास्ट टाइम जो किया था वो पार्ट ए किया था। हमने कहा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नो लोड स्पीड एट विच दिस मोटर कैन ऑपरेट, और इसको मैंने थोड़ा एलैबोरेट करके ऊपर लिखा हुआ था कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल एंड फाइंड फील्ड करंट ईए एंड नो लोड स्पीड एट मिनिमम एंड मैक्सिमम एडजस्टेबल फील्ड रेजिस्टर। हमने लास्ट टाइम फील्ड के थ्रू जो है स्पीड को कंट्रोल करना सीखा है, और अब हम ये बता सकते हैं कि फील्ड रेजिस्टर अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, और फील्ड रेजिस्टर अगर कम होगा तो स्पीड कम होगी। तो ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर वैल्यू कि फील्ड के साथ जो सीरीज में लगा हुआ एडजस्टेबल रेजिस्टर है वो 70 से लेकर 300 ओम तक वेरी करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम स्पीड नो लोड स्पीड 300 ओम्स पे आ सकती है और मिनिमम स्पीड 70 ओम्स पे आ सकती है। लेट अस सी, ये हमने लास्ट टाइम किया था। ये 300 ओम पे हमने आई एफ कैलकुलेट किया 0615। इस आई एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ई ए कैलकुलेट किया, ये नॉट वन। ठीक है, ये 232.2 वोल्ट्स आया हमारे पास। तो ये क्योंकि हमने नो लोड कर्व से डेवलप किया, ये नो लोड कर्व है हमारा, तो मैंने बताया हुआ है कि नो लोड कर्व जो है वो जनरेटर का होता है। ठीक है, तो इसके साथ इसकी स्पीड भी गिवन है, ये गिवन है इसकी स्पीड, दिस वन। ठीक है, सो दैट इज 1400 आरपीएम। तो स्पीड ये वाली गिवन है और इस स्पीड के साथ तो ये ई ए है और स्पीड इसकी 1400 है, ई ए नॉट वन, और एन वन जो है वो 1400 है। हमने फाइंड करना है नो लोड स्पीड इसी कंडीशन, इसी फील्ड करंट पे नो लोड, तो उस केस में ई ए शैल बिकम इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा ई ए है और हमने इससे रिलेटेड स्पीड फाइंड करनी है। तो एन नॉट वन जो है वो 1400 था ऊपर, और एन वन हमने कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन वैसे ही जैसे हमने पहले लिखी हुई है, एन वन ओवर ई ए वन, एन नॉट ओवर ई ए नॉट। आपने ये चीज मेंटेन करनी है। आप इन दोनों को ऊपर कर सकते हो, ई ए वन ओवर एन वन, ई ए नॉट ओवर एन नॉट, ऐसे लिख सकते हो, या अपोजिट कर सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ, एन वन ओवर ई ए वन प्लस एन नॉट ओवर ई ए नॉट। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये सब्सक्रिप्ट सेम होना चाहिए। ये वन है, ये वन है, ये नॉट है, ये नॉट है, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। एन वन ओवर ई ए वन, एन टू ओवर ई ए टू। ऐसा नहीं कि एन वन ओवर ई ए वन और यहाँ पे ई ए टू ऊपर और एन टू नीचे हो, नो, एक ही चीज होगी दोनों तरफ। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने प्लेस किया, वी गेट दिस वैल्यू 1447 आरपीएम। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है क्योंकि हमने मैक्सिमम आर अज्यूम किया था। मैक्सिमम नो लोड स्पीड ये है। अब मिनिमम नो लोड स्पीड के लिए हम आर को मिनिमम वैल्यू पे 70 पे अज्यूम करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट जो है वो 1.5 एम्पियर बनी है। लेट्स गेट बैक टू दी टेबल। तो 1.5 जो है ये 1.4 और 1.6 के दरमियान में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे आपने ई ए कैलकुलेट करना है, सॉरी। सो ई ए नॉट टू जो है वो 293 आया उन दोनों के दरमियान में, और
स्पीड वही है क्योंकि वो सारे का सारा ग्राफ एक ही स्पीड पे डेवलप किया गया है, सारे का सारा टेबल एक ही स्पीड पे डेवलप किया गया। सो अब हमने एन नॉट टू फाइंड करना है या और एन टू फाइंड करना है, और ई ए टू इज दैट इज इक्वल टू वी टी। तो ई ए टू गेट्स इक्वल टू वी टी एंड we get the same equation, and 2 over EA2. Placing the values, we get 1144.8 RPM. So this was actually part A. ये हमने last time किया था. Now we get back to the part B and part C. हमने part B करना है that no load speed of the motor if the adjustable resistance has been set to a value of 120 ohms. ठीक है, अब ये वो कंडीशन है जो हमने सेट की है कि जो हमारे पास एडजस्टेबल रजिस्टर है वो हमने 120 ओम कर दिया है। ठीक है, आई गो बैक टू द टॉप। ये वाला रजिस्टर जो है ये हमने 120 ओम्स कर दिया। ये तो फिक्स है, आरएफ तो फिक्स है, ये क्वेश्चन में गिवन था। ये हमने 120 ओम्स कर दिया और फिर हमने इस सिचुएशन को देखा है। ठीक है, सो दैट 90 ओम इज फिक्स्ड और ये जो रेंज थी 70 to 300 इसको हमने 120 पे सेट किया। we get IF3 that is equal to 1.142। ठीक है, ये हमने IF3 जो है ये डिफाइन किया 1.142। आई विल से कि आप इसको ज़रा खुद से कैलकुलेट करो, इसकी EA जो है वो आप कैलकुलेट करो। टेक ए पेन एंड पेंसिल एंड कैलकुलेटर। तो EA सर कैलकुलेट ये करो इस 285.34। ओके, बाकी और किसी ने भी किया है? आई विल चेक इट राइट नाउ। अभी मैं चेक करूंगा, लेकिन किसी और ने किया ये कैलकुलेट? यस सर। जी, कितना आया? सर यही है 285.34। ओके, सो लेट अस सी। ओके, ठीक है, यू आर राइट। सो ई ए इज गिवन बाय दिस वैल्यू। ठीक है, सो व्हेन ई ए इज गिवन बाय दिस वैल्यू, तो अब हम जो है यहाँ पे जो इक्वेशन यूज कर रहे हैं, हमारे पास दो वेज हैं। या तो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो ई ए नॉट फाइंड कर लें नया, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हम ये स्पीड करें, तो वो हमारे लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस। हमने इसी फील्ड करंट पे नो लोड स्पीड तो कैलकुलेट की है। ये नो लोड स्पीड ही है जो कि हमने यहाँ पे अभी जो है कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास 285.33, ये तो हमारे पास जनरेटर के कर्व से आया है, तो इसकी स्पीड तो 1400 ही है, इसके रिलेटेड स्पीड 1400 है। ठीक है, सो यू कैन से दैट दिस इज एन नॉट थ्री, दिस इज ई ए नॉट थ्री, और एन नॉट थ्री जो है वो 1400 है। सो ई ए नॉट थ्री, एन नॉट थ्री, और क्योंकि हमने नो लोड स्पीड फाइंड करनी है तो नो लोड का ई ए वी टी होता है, तो दैट इज एन थ्री इज 240, ई ए थ्री इज 240, एन थ्री हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन ऐसे ही है जैसे हमने ये ऊपर लिखी हुई थी ना, ये एन थ्री ओवर ई ए टू इज इक्वल टू एन नॉट टू ओवर ई ए नॉट टू। तो यहाँ हम लिखेंगे एन थ्री ओवर ई ए थ्री दैट इज इक्वल टू एन नॉट थ्री ओवर ई ए नॉट थ्री। तो हमारे पास एन नॉट थ्री 1400 है, ई ए नॉट थ्री अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है दैट इज 285। ये हमने प्लेस किया, और जो ई ए थ्री है वो वी टी के इक्वल होगा। मैंने बताया कि जब कभी आप नो लोड स्पीड कैलकुलेट करोगे तो ई ए शैल बी इक्वल टू वी टी। In reality, it is slightly lesser than VT, slightly lesser than VT, but that slightly lesser is so small that we simply ignore it and we take it equal to VT. So the answer is 1177.57. So this is the no load speed at the
आर एडजस्टेबल इक्वल टू 120 ओम। आर एडजस्टेबल 120 है तो नो लोड स्पीड आपके पास ये कैलकुलेट हुई है। ठीक है, दिस वाज द सेकेंड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज a bit more tricky. We have to find out the induced torque in loaded condition at line current of this one with the same field current as in part B. तो अब इसमें जो इनपुट्स हमारे पास आ रही हैं, एक तो ये है कि इसमें हमने ये लाइन करंट इंट्रोड्यूस कर दी है। ये लाइन करंट तब हमारे पास विजिबल और ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है जब हमारा लोड होता है। जब मशीन लोडेड होती है तो लाइन करंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइन करंट 70 एम्पेयर है और फील्ड करंट कहा जाता है कि वही है जो कि हमारे पास थी। सो लेट मी गेट बैक टू, तो ये 70 एम्पियर्स है IL, तो उसका एक पार्ट IF है और एक पार्ट IA है। तो IA कैलकुलेट करने के लिए हमें IL में से IF सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हम ये देख सकें कि EA कितना कैलकुलेट हुआ है। सो लेट्स गो बैक देयर। ये ठीक है, तो IA इज इक्वल टू 70 माइनस 1.14। ये लाइन करंट है, ये फील्ड करंट है। लाइन करंट में से फील्ड करंट सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास IA आ जाता है। मैंने अभी आपको दिखाया कि IL दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फील्ड और आर्मेचर में। तो IL में से फील्ड करंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो आर्मेचर करंट मिल जाएगा आपको। सो इन द लोडेड कंडीशन EA इज गिवन बाय VT माइनस IAR है। लोडेड कंडीशंस में EA जो है वो इस तरह से आपके पास अवेलेबल होता है, दैट इज VT माइनस IA इंटू RA। सो इट इज evaluated to be 215.9 volts. So we will be evaluating the new speed at the loaded condition, and that is given by this one. Can anyone explain कि ये किस तरह से किया गया? जी, एनीवन? ये जो लोडेड कंडीशन में स्पीड ये किस तरह से डेवलप की गई? सर जो नो लोड कंडीशन में हमने EA2 कैलकुलेट किया था 215.9, उसको हमने डिवाइड किया 240 से जो गिवन थी, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है नो लोड पे जो हमने स्पीड फाइंड की थी 1177.7 RPM। सो बिल्कुल ठीक, हमने एक्चुअली इस लोडेड कंडीशन को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नो लोड कंडीशन से मैच किया है। ठीक है, तो हमने जो वैल्यू यूज की है 240, ये वो थी, ये जो हमने नो लोड में यूज की थी ना, ये वाली 240 ये। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 1177 स्पीड कैलकुलेट की थी। ठीक है, सो दिस इज N3 एंड दिस इज EA3। ये EA3 है और ये N3 है। 240 इज द EA3 एंड 1177 इज N3। तो हमने इन दोनों को यूज किया। तो अगर हमारे पास फील्ड करंट चेंज नहीं हो रही तो हम अपनी नो लोड स्पीड और नो लोड वैल्यू EA की जो है वो यूज कर सकते हैं, तो हमने वही यूज किया। तो हमारे पास ये N3 थी और ये EA3 थी। N3 is 1177, EA3 is 240। ये
एन ये EA4 है 215.9, ये जो हमने अभी यूज किया है। सो N4 ओवर EA4 दैट इज इक्वल टू N3 ओवर EA3। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास 1059.3 आई है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वैल्यू इससे कम आई है। तो ये क्लियर मतलब ये है, अभी मैंने जो आपको ग्राफ दिखाया था, ये नो लोड स्पीड है, ये लोडेड स्पीड है। लोडेड स्पीड हमेशा कम आती है। तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आपने ये देखना है कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। तो एक बिल्कुल रफ उसका जो है मैयर वो ये है कि अगर आपकी लोडेड स्पीड नो लोड स्पीड से कम आई है तो इट्स मच लाइकली कि आप ठीक कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी नो लोड स्पीड लोडेड स्पीड से कम होनी चाहिए। इफ यू आपकी लोडेड स्पीड नो लोड स्पीड से कम होनी चाहिए। तो अगर इसके ऑपोजिट हो जाए, यानी कि लोडेड स्पीड ज्यादा निकले और नो लोड स्पीड कम निकले, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर कैलकुलेशन। सो ये वाली स्पीड 1059.3 इसे हम यूज करेंगे फॉर द एवेल्युएशन ऑफ द इंड्यूस्ड टॉर्क। हमें ये कहा गया है कि फाइंड द इंड्यूस टार्क। तो इंड्यूस टार्क इस स्पीड के बगैर नहीं होगा, पहले ये स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर इससे इंड्यूस टार्क निकालेंगे। इंड्यूस टार्क जो है वो कन्वर्टेड पावर से आप कैलकुलेट करते हो। कन्वर्टेड पावर EAIA के बराबर होती है। जो हमने इनपुट प्रोवाइड करते हैं आपने मोटर को, वो इलेक्ट्रिकल पावर होती है। और मैंने जो आपको पावर फ्लो डायग्राम शेयर की है इन दी स्लाइड्स, उसमें बताया गया है कि दरमियान में एक स्टेप पे आके वो पावर कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। जब वो कन्वर्ट होती है तो उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में अगर देखना हो तो दैट इज EAIA, और अगर उसको मैकेनिकल क्वांटिटीज में देखना हो तो दैट इज इक्वल टू टॉ इंटू ओमेगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस पावर के हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज EAIA, एंड पावर इज इक्वल टू टॉ इंटू ओमेगा। ये मैकेनिकल साइड पे आप पावर को ऐसे डिफाइन करते हो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ओमेगा एम है, दिस इज बेसिकली ओमेगा M4। तो N आपने निकाला था N4, उसको 60 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये रेवोल्यूशन पर मिनट था, अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस एंगल होता है, तो अगर इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो रेवोल्यूशन पर मिनट को इस तरह से रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है, दैट वी डिवाइडेड बाय 60 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2 पाई। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इफ वी डिवाइडेड बाय 60 वी गॉट revolution per second, and when we multiply that revolution per second by 2 pi we get radians per second। तो हमने ये स्पीड जो 1059.3 थी इसको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट किया, ये 110.93 निकली हमारे पास। EA हमने कैलकुलेट की है, दैट इज 219। IA हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 68.86। तो उसके थ्रू हमारे पास पावर कन्वर्टेड आ जाएगी डिवाइडेड बाय दिस ओमेगा एम। सो वी गेट द फाइनल आंसर, दैट इज टॉर्क इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 134 न्यूटन मीटर। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि मशीन में आगे कोई लॉसेज नहीं हो रहे, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कोई लॉसेज हैं या नहीं है, तो यही टॉर्क इंड्यूस्ड जो है यही आउटपुट टॉर्क है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस यू कैन आस्क। सर सेकंड पार्ट में कंफ्यूजन है सर। सेकंड पार्ट में इसमें ये टॉर्क इंड्यूस्ड जो कैलकुलेट किया गया, नहीं सर, बी पार्ट क्वेश्चन का जो बी पार्ट है सर। बी पार्ट जो है, जी बच्चे उसमें बताएं आपको कहाँ से प्रॉब्लम है, ये बताएं मुझे। सर आपने ये बी इसमें पार्ट, वीटी को 274 क्यों लिया हुआ है, आपने इसको 240 क्यों नहीं सिलेक्ट किया? मैंने 274 नहीं लिया, ये वाला जो है जी सर, ये वाला। इसकी बात कर रहे हो? अच्छा, ये जी सर। 274 मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कितनी आई थी वो, लेट मी, 1.142। ठीक है, यही आई थी 1.142। अब हम वापस जाते हैं,
1.142 यहाँ किसके दरमियान में है? 2 पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं? सर 0.9 और 1.2। 0.9 और 1.2। तो मैंने ये वाले इतना तो पावर इतनी तो होगी उसके अंदर, 0.9 से तो वो ऊपर ही है ना, तो 274 जी तो सर। होगा। ठीक है, जी जी 274 तो इसके अंदर होगा। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो और इस पे डिवाइड कर दो, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हर 0.1 पे के लिए जो है ये कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली ये तरीका यूज किया इसमें करने के लिए कि दिस वन प्लस ये जो आपके पास डेल्टा आता है, ठीक है, ये यूनिट डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई के 0.9 से आगे वो कितना है। एक ये तरीका है, इट्स अ बिट स्लाइटली डिफिकल्ट, लेकिन आपके लिए मैंने दूसरा तरीका जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी सेंड किया था, लेट मी राइट इट अगेन, वेट फॉर ए मिनट, मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख के देता हूँ। ओके जी, आपको ये नजर आ रही है इक्वेशन? जी सर। y2 माइनस y1 इज x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे y2 इज 1.2, y1 is 0.9, x2 is 288, x1 is 274। ठीक है, और y is जो हमने कैलकुलेट किया है वो 1 पॉइंट हमने कितनी कैलकुलेट की थी अभी फील्ड करंट? 1.142। 1.142। सो y इज 1.142। ठीक है, y1 और x1 मैंने पहले बता दी, हमने इसमें से x कैलकुलेट करना है। तो मैंने बेसिकली ये इक्वेशन सॉल्व किया, ये लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन आप इस पे सॉल्व करो, यू विल गेट दैट आंसर। ओके ओके। सो दैट्स इट। अब ये जो है ये कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों को जी सर इसका जो बी पार्ट है जरा ऊपर करिएगा 1 मिनट। जी सर अब हमने ये जो निकाली है EA नोट 3 285.33, अगर हम इसको यूज करें टॉर्क के लिए, जी जी तो मैंने मतलब 2 चीज़ों से किया था। एक तो जो आपने अभी करवाया ना सी पार्ट, उसके साथ किया था। एक दूसरा ये था कि यही EA नोट 3 को यूज़ किया था और डिवाइड बाय कर दिया था ओमेगा से, और वो ओमेगा जो सा था ना स्पीड, उसमें जो स्पीड यूज़ की थी वो 1400 की थी। उसके साथ भी सर टॉर्क 134 ही आ रहा है, तो ये सेम क्यों आ रहा है? मींस के नो लोड पे भी यही आ रहा है। आप ये कह रहे हो कि ये कैलकुलेट करते हुए आपने नो लोड स्पीड की बजाय वो वाली स्पीड यूज कर ली थी, ये कह रहे हो? जी सर, ये वाली 285.33। आपने ये यूज कर लिया था 285.33। देखो जी आपने बात कंफ्यूज किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया था, इस स्पीड को पार्ट सी में मैंने स्पीड को कैलकुलेट किया था नो लोड स्पीड कैलकुलेट करते हुए। नो लोड स्पीड यहाँ मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है। ठीक है, अच्छा इस नो लोड स्पीड में मैंने 285 और 1400 यूज किया था। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो कि आप
लोड ये 240 और 1177 ना यूज करो, तो आप स्पीड कैलकुलेट करते 1400 और 285.33 यूज करोगे, सेम आंसर आएगा। ठीक होगी बात? मैंने ये वैल्यू यूज की है, मैंने ये वैल्यू यूज की है। अगर आप ये 1400 और ये 285 यूज करो तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक होगी बात? तो यू कैन यूज बोथ ऑफ देम, आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। सो हियर वी गेट द टॉर्क इंड्यूस। इसके साथ ये क्वेश्चन जो है ये तो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको लेट मी शो यू एन अल्टरनेटिव वे। मैं आपको एक अल्टरनेटिव वे सॉल्यूशन का जो है या प्रॉब्लम्स का वो शेयर करता हूँ, एंड यू विल बी अप्रिशिएटिंग इट के किस तरह से हम उसको भी देख सकते हैं। वेट अ मिनट। ठीक है, यू गेट दिस वन? ठीक है, ये अब आपको नजर आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आई एम अप टू। ये जो है इट इज एन एग्जांपल फ्रॉम द बुक। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाया ना, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो टेबल दिखाया, उसका दूसरा तरीका यह है कि आपको ग्राफ दिया हो, जैसे कि ये ग्राफ है। सो दिस ग्राफ इज गिवन टू यू। तो इस केस में जब आप फील्ड करंट फाइंड करोगे तो यू विल बी फाइंडिंग द आंसर ऑफ दैट ईए फ्रॉम द ग्राफ। हमने जो कैलकुलेशन से किया है, जिसकी मैंने इक्वेशन आपको लिख के दी है, वो आप डायरेक्ट ग्राफ से देख लोगे। इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट द फील्ड करंट, अगर आप फील्ड करंट कैलकुलेट करते हो, फॉर एग्जांपल इफ द फील्ड करंट इज 5, तो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 एम्पियर के कॉरेस्पॉन्डिंग 250 वोल्ट्स है। गॉट इट? तो आपको अगर इस तरह से गिवन हो तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, तो आपको कैलकुलेशन की बजाय डायरेक्ट ग्राफ से आंसर मिल जाएगा। ये जो अभी हमने कैलकुलेशंस की थी ईए कैलकुलेट करने की, ये ग्राफ से आ रही हैं। लेकिन इसमें एक इशू है, ग्राफ आमतौर पे इसी फॉर्म में दिया होगा, तो आप जैसे ये देखो, ये 4.3 पे जो है, 4.3 पे 233 एस्टिमेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। गॉट द पॉइंट? या तो ये फुली लेबल्ड हो, ग्राफ पेपर पे बना हो, जिसमें छोटे डिवीजन्स भी मौजूद हैं, तो फिर तो जरा आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन ऐसे जैसे बड़े डिवीजन्स मौजूद हैं, तो इसमें फिर थोड़ा सा इशू हो जाएगा। आप अपने फुट रूल का यूज कर सकते हैं ये अंदाजा करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ से 200 से लेके 250 तक 50 पॉइंट्स हैं। तो आप यहाँ पे फुट रूल देख के अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि ये असल में कितने डिस्टेंस पे जाके मिल रहा है। तो आपको जो दूसरा तरीका है आई एफ और ई ए फाइंड करने का, आई एफ तो आसान है, आई एफ इज बेसिकली वी टी डिवाइडेड बाई आर एफ। तो वी टी को आप फील्ड रेजिस्टर टोटल से डिवाइड कर दो तो आपको आई एफ मिल जाएगा। फिर उस आई एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इस ग्राफ से जाके वैल्यूज पिक करोगे और उन वैल्यूज को यूज करोगे। और अगर आप देखो तो यहाँ पे ये गिवन है, ये देखो ये नीचे क्या गिवन है कि ये ग्राफ बना हुआ है 1200 आरपीएम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी ई ए की वैल्यूज जो हैं उनके साथ जो स्पीड की वैल्यू है वो 1200 है। तो आई जस्ट वांटेड टू शो कि इस तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, नाउ आप लोगों की सहूलत के लिए अगर इस तरह का ग्राफ गिवन हो तो ये एग्जैक्ट 233 शायद कोई भी ना फाइंड आउट कर सके। तो आई वुड बी कंफर्टेबल कि अगर आप इसको 230 अज्यूम कर लेते हो या 235 अज्यूम कर लेते हो या 234 अज्यूम कर लेते हो, तो इस रेंज में जो है आप करीब करीब वैल्यू कोई भी अज्यूम कर लो। लेकिन आप इस वैल्यू को 215 नहीं अज्यूम कर सकते, क्योंकि ये विजिबली 225 से ऊपर है वैल्यू। ठीक है, तो
ये 225 से ऊपर वैल्यू है और ये बिल्कुल 240 से नीचे ही वैल्यू लग रही है, तो इट इज समवेयर बिटवीन 230 टू 236 इस रेंज में है ये वैल्यू। ठीक है, तो इफ यू हैव ए क्वेश्चन जिसमें साथ में इस तरह का ये दिया हुआ है ग्राफ पेपर, तो फिर आपको वो कैलकुलेशंस जो हैं वो करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट ग्राफ से ये वैल्यूज लेके कर लोगे। सो रिलेटेड प्रॉब्लम विद दिस इज एग्जांपल 8.2 एंड 8.3 एंड 8.4। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं बुक में गिवन है वो 8.2 और 8.3 और 8.4 है, तो उनको काइंडली आप लोगों ने अब देख लेना है। ठीक है, आई विल सेंड यू द assignment 2 that would be related to the ट्रांसफार्मर होपफुली टुडे, आज मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। वो नेक्स्ट वीक में जो क्लास है आपकी वेडनेसडे को, उसमें आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, तो जी बच्चे, जी ज़ैनब क्वेश्चन। सर प्रॉब्लम नंबर रिपीट कर सकते हैं? जी बच्चे 8.2, 8.3, 8.4। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो हैं ये आप करो बुक में से। मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स भी भेजूंगा, वो मैं एज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम भेजूंगा। ठीक है, कुछ एंड प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ एग्जाम्पल्स होंगी इसी बुक में से, और कुछ मैं खुद से प्रॉब्लम जो मेरे पास प्रॉब्लम सेट है वो आपको भेजूंगा। ठीक है, तो आपने अब इसको, ये चैप्टर 8 में है, यहाँ से आपने ये डिस्कस करना है। सो 8.2, 8.3, 8.4 इनको आपने करना है। ठीक है जी, चलें। सो आई वुड सजेस्ट के जो प्रॉब्लम मैंने आपको देनी है, मैं ये पूरी पीडीएफ भेज देता हूँ, आई विल गिव यू, ये मैं पूरी पीडीएफ भेज देता हूँ आपको। और सेकेंडली जो है जो मैं आपको पीबीएल असाइनमेंट आज भेजूंगा, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको कुछ रमज़ान में ही कर लेना और कुछ ईद के फ़ौरन बाद कर लेना, ताकि आप पे ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि वो असाइनमेंट आपके कोर्स की मस्ट रिक्वायरमेंट है और आगे आपका आ रहा है मिड आ रहा है आपका इसमें से डीसी वगैरह में से, तो आपने डीसी की भी प्रेपरेशन करनी है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये इन छुट्टियों को ज़रा यूटिलाइज करो उस प्रॉब्लम को करने के लिए। वो मेरे पास अब तैयार पड़ी हुई है, होपफुली मैं आज ही आपको भेज देता हूँ। ठीक है, चलें, दैट्स इट फॉर टुडे एंड please send your roll numbers and leave